इंटरनल ऑडिट ऐसे 610। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनल ऑडिट है वो इंडिपेंडेंट एश्योरेंस है। उसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि सेक्शन 138 का रूल 13 कर लो, 138 से 13 सिर्फ उठा लो। अब लिस्टेड कंपनी पे मैंडेटरी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पे ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उस पर देना है। तो उस पर क्या है, डीपीबीटी। डीपीबीटी में डिपॉजिट 25 करोड़ एनी टाइम, और पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़, बोरोइंग 100 करोड़, और टर्नओवर 200 करोड़। अब यहाँ ध्यान देना कि जो भी आप बोरो या डिपॉजिट टाइप कर रहे हो ना, वो एनी टाइम होना चाहिए, बाकी सब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एंड ऑफ द बैलेंस शीट डेट। अब है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में दो चीज़ आती है, बोरोइंग 100 करोड़ एनी टाइम और टर्नओवर 200 करोड़, विच गेट्स कवर्ड अंडर एनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया। तो इंटरनल ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी लग सकती है। अब है कि इंडिकेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, परफॉर्मिंग 3-वे मैचिंग। पहले तो है कि तुम्हें 3-वे मैचिंग करना है, किससे, पीओ, रिसीट और जीआरएन। इसको ध्यान रखना, पीओ, रिसीट, जीआरएन, पीओ, रिसीट, जीआरएन। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है कि हमें सेल्स रिकॉर्ड देखनी है, डिलीवरी रिकॉर्ड्स देखनी है, सेल्स कमीशन देखनी है। सेल्स रिकॉर्ड्स, डिलीवरी रिकॉर्ड, सेल कमीशन एंड करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्डेड, मतलब सेल्स से रिलेटेड एवरी चीज़। पहले सेल्स आपने किए उसके रिकॉर्ड, फिर आपने जो कमीशन पे किए उसके रिकॉर्ड, आपने जो डिलीवरी किए उसके रिकॉर्ड्स, और फिर आप और सेल करने पे जो रेवेन्यू आ रही है उसकी भी करेक्ट रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं। अब रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब उसमें क्या आ सकता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ये आ सकते हैं। अब है रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। उसमें न्यू एप्लीकेबल टैक्स रिजीम जो भी आया है वो आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। फिर रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एक्सपोजर फॉर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन। उसके बाद गवर्नेंस, ऑब्जेक्टिव एंड एथिक्स एंड वैल्यूज़, ये फॉलो करें। तो क्या क्या चीज़ आपकी इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव होती है। पहले तो सबसे पहले है इंटरनल कंट्रोल, मोस्ट ऑब्वियस। उसके बाद है कि आपका जो ऑपरेटिंग फंक्शन है सीधा हम लोग उस पे आ जाएंगे, सेल पे, और 3-वे मैचिंग पे आ जाएंगे। तो सेल्स रिकॉर्ड, डिलीवरी रिकॉर्ड हो गया। डिलीवरी करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, वो रेवेन्यू जो रिकॉर्ड हुई है वो करेक्ट हुई है कि नहीं, और जो आप सेल्स कर रहे हो उस पर कमीशन मिल रही है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और क्या आ रही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी आ गई। फिर कंप्लायंस हो गया, जो कि न्यूली एप्लीकेबल टैक्स रिजीम जो फॉलो हो रही है वो अप्लाई हुई है कि नहीं। फिर है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एक्सपोजर फॉर कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन, और ऑब्जेक्टिव ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज़, ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज़। उसके बाद है कौन कौन इंटरनल ऑडिट। देखो इंटरनल ऑडिटर सीए सीएस बन सकते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डजेंट मैटर, वो बन जाएंगे। उसके बाद जो भी प्रोफेशनल है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर ने अपॉइंट कर लिया तो वो भी बन सकते हैं। अब इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं कंपनी के, या नहीं भी हो सकते, ठीक है। और इंडिविजुअल फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो कौन कौन हो सकते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट। उसके बाद तुम्हारे ये हो सकते हैं CA CMA। उसके बाद एनी अदर प्रोफेशनल एज डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अब इसमें से SIA 210, ये है क्रिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। क्या क्या है, तो सबसे पहले आप डिफाइन करो अपने प्लान को, स्कोप और मेथडोलॉजी। प्लान, स्कोप एंड मेथडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। और ये पीरियोडिक बेसिस पे करना है। सेकंड करना है कि मॉनिटर करो जितने भी ऑडिट असाइनमेंट है उसके की प्रॉपर प्लानिंग हुई थी, एग्जीक्यूट उस और प्लान हुई तो फिर एग्जीक्यूट हुई कि नहीं, और एग्जीक्यूट हो गई तो प्रॉपरली रिपोर्ट हुई कि नहीं, ये भी ध्यान देखना। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो प्रोफेशनल स्टाफ और टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज है, ये सब चीज़ यूज़ हुई ऑब्जेक्टिव रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना कि जो इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं वो लोग भी सही हो। उसके बाद देखना कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट और टेक्निकल सॉल्यूशन तो अगर नहीं है, अब ज़रूरी नहीं है कि इंटरनल ऑडिट पे जो भी आप चीज़ ले रहे हो उस पर आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, नहीं, यू ऑल्सो नीड सम टेक्निकल एक्सपर्ट। तो उस वो आपने लिया है कि नहीं।
उसके बाद ऑल की स्टेक होल्डर्स को आपने कम्युनिकेट किया है कि नहीं। तो SIA 210 क्या क्या बता दो। सबसे सिंपल से सबसे फ्रॉम द वेरी बेसिक है, ओवरऑल प्लान क्या है उसका, उसके बाद स्कोप क्या है, उसके बाद उसके मेथडोलॉजी क्या है, उसके बाद जो ऑडिट असाइनमेंट है वो प्रॉपरली प्लान हुए, एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद प्रॉपरली रिपोर्ट हुए कि नहीं। ठीक है। थर्ड पॉइंट तुम्हारा क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट्स हो सकता है कि आप जो ऑडिट प्लान आप जिसके लिए बना रहे हो वो कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल स्टाफ आपने ले रखा और रिसोर्सेज आपके पास है या नहीं। उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने जो एक्सपर्ट आप यूज़ कर रहे हो और जो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है और जो टेक्निकल सॉल्यूशन है वो आपने आइडेंटिफाई किया है सोर्स, और इंगेज किया और मैनेज किया है। तो तुम्हें तीनों चीज़ करना है, सोर्स को इंगेज, मैनेज। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि आपने जो भी कारनामे किए उसके बाद उस आपने TCWG जो भी उसके ऑल की स्टेक होल्डर उसको आपने कम्युनिकेट किया है कि नहीं किया है। ठीक है। अब है इसकी मेन नेक्स्ट हेडिंग है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ थी, अब इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो देखो, मेंटेन एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और ये कब हो सकता है, कंटिन्यूस एग्जामिनेशन, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ इंटरनल ऑडिटर को हायर करने का यही है कि आप इसका इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है और इसको आप कंटिन्यूस एग्जामिनेशन कर रहे हो कि नहीं, किस चीज़ का, अकाउंटिंग प्रोसीजर का। अब है कि ये ऑपरेट इंडिपेंडेंटली है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पहले बताया वो एक्टिविटीज़ थी कि वो क्या करते हैं, अब ये इनको रिस्पॉन्सिबल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पहले तुम ये देखो कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो सही से काम हो रही है नहीं, और उस पर कंटिन्यूसली एग्जामिनेशन करना है किस चीज़ का, अकाउंटिंग प्रोसीजर का। सेकंड, आपको ये देखना है कि जो ऑपरेट आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंटली कर रहे हो कि नहीं, और ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डाइवर्ट हो रहा है। उसके बाद है जो भी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, सो दैट कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मेंटेन रहे। तो नॉट टू इन्वॉल्व इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। फिर ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशंस, ब्रिंग देम नोटिस ऑफ अथॉरिटीज़ हु वुड अदरवाइज नेवर नो देम। तो आपको कुछ भी फैक्ट्स और ये पता चल रहा है तो आप नोटिस ऑफ अथॉरिटी में ला रहे हो। उसके बाद है एसोशिएट क्लोजली विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से क्लोजली आपको चिपक के रहना है, सो दैट आप उसको नॉलेज देते रहो बिजनेस के बारे में। और एट ऑल टाइम्स मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो देखो, सबसे पहले था उसका एक्टिविटी क्या था कि उसने प्रॉपरली प्लान बनाया, उसका स्कोप क्या है और उसको मेथडोलॉजी क्या यूज़ हो रहा है ऑडिट फंक्शन में, और ये पीरियोडिक बेसिस पे। अब सेकंड उसका था कि ऑडिट का असाइनमेंट क्या है, तो प्रॉपर प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, जो एग्जीक्यूशन हो गया वो रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं। उसका थर्ड है कि भाई जिसको तुमने हायर किया है, हायरिंग वाले में क्या पॉइंट आता है कि प्रोफेशनल स्टाफ और टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज जो आपने लिए वो प्रॉपरली प्लान, एक्वायर और मैनेज हुए और वही आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते तो रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि सोर्स मैनेजमेंट एंड एंगेजमेंट, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स एंड टेक्निकल सॉल्यूशन इफ़ रिक्वायर्ड। अब इसमें यह है कि जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और टेक्निकल सॉल्यूशन है वो अगर आपको रिक्वायर्ड है तो प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई की हो, सोर्स की हो और मैनेज की होगी नहीं, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें अब ऑल की स्टेक होल्डर्स को कन्वे की होगी नहीं। ये तो आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ थी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला हेडिंग है कि भाई इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं, और उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है कि नहीं, जिसको आप एग्जामिनेशन करते हो ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर। सेकेंड है कि ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंट स्टाफ एंड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद है इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन टू मेंटेन ऑब्जेक्टिव ओवर। फिर ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन, और जो भी है वो अथॉरिटी के नोटिस में लाना है। उसके बाद फिर एसोसिएट सबसे क्लोजली मेंटेन रहना है मैनेजमेंट से, और उनको टाइम टू टाइम ना एक्नॉलेज देते रहना है बिजनेस एक्टिविटीज़ की। और उसके बाद उनको लास्ट है एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस, एंजॉय इंडिपेंडेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। अब क्या है स्कोप इंटरनल ऑडिटर का। तो सबसे पहला है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर।
सेकंड है कस्टडियनशिप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट। उसके बाद है कंप्लायंस विद पॉलिसीज़, फिर है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, फिर है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसके बाद है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब इसके में मैं बताती हूँ क्या है। देखो पहला आपको बहुत ही, अब इंटरनल ऑडिटर का सबसे बेसिक स्कोप भी क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल ऑब्वियसली। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, उसके बाद फिर कंपनी में क्या आते हैं, एसेट्स होते हैं, तो उसका कस्टडियनशिप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट वो देखना है। उसके बाद क्या आता है, पॉलिसीज़, तो कंप्लायंस विद पॉलिसीज़ है या नहीं है। फिर अब देखना है कि रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये देखना है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे फंक्शन हो रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रिव्यू क्या चीज़ का कर सकते हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कंपनी कैसे यूटिलाइज़ करिए वो। उसके बाद है अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स एंड, जो भी उसके एवरी कंपनी हैज़ देयर ओन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो इंटरनल ऑडिटर को ये देखना कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। तो फिर से अब इसको याद करो। सबसे पहले है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसीजर, सेकंड है कस्टडियनशिप एंड सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, थर्ड है कंप्लायंस विद पॉलिसीज़, थर्ड है कंप्लायंस विद पॉलिसीज़। उसके बाद फिर है तुम्हारा पॉलिसीज़ को करने के बाद है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिव्यू ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज and accomplishment of goals and objectives, accomplishment of goals and objective। ठीक है, ये हो गया अपना मेजर। अब इसके मैं अंदर की बातें नहीं बताऊंगी, ये खुद से पढ़ना है। अब आ गया क्वालिटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिटर। और इंटरनल ऑडिटर के क्या क्वालिटीज़ हैं। पहला है कि मैनेजमेंट, स्पेशल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए आपको कि मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करो और उनकी फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल को। उसके बाद उनको मस्ट हैव अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ टू डिस्चार्ज दिस रोल। तो पहले तो मैनेजमेंट के कंट्रोल सिस्टम को जानने का एक्सपर्टीज़ हो, उसके बाद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल का एक्सपर्टीज़ हो, उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस जो एंटिटी यूज़ करी उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। उसका बेसिक नॉलेज तो आपको कॉमर्स, टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स इकोनॉमी, ईडीपी सिस्टम होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक है, और एश्योरेंस देना चाहिए मैनेजमेंट को, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन। ऐसा नहीं कि कंपनी की सारी बात उसको बाहर वाले को आपने जाके डिस्क्लोज कर दिया है। सब ये तो बहुत इजी है। मैनेजमेंट का कंट्रोल सिस्टम पता चलना चाहिए, आपका खुद का फाइनेंशियल और अकाउंटिंग एक्सपर्ट होने चाहिए आप। उसके बाद आपको जो भी मैनेजमेंट टेक्निकल यूटिलिटीज़ यूज़ कर रही है उसको आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। उसके बाद बेसिक नॉलेज आपको कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन की होनी चाहिए। और फिर एक और मैनेजमेंट की चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज़ कर रही है। उसके बाद एश्योरेंस देना चाहिए मैनेजमेंट को, और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की क्वालिटी होनी चाहिए। अब परफॉर्मिंग इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट, कैसे कैसे आप इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करते हो। तो पहले ऑब्टेन नॉलेज करो बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट को, फिर ऑडिट को प्लान करो, उसके बाद गैदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उसके बाद है कि परफॉर्म ऑडिट चेक्स, उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट इश्यूज़। तो बहुत बेसिक है। तो पहला क्या है कि आप ऑब्टेन करो नॉलेज को, बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट को, उसके बाद आप प्लान करो। प्लान करने के बाद आप जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है उसको रिक्वायर करो। उसके बाद जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने जो भी चीज़ें की हैं उन पर आप ये देखो कि ऑडिट चेक्स परफॉर्म करो, जैसे सैम्पलिंग करना, ये सब करना, उस रिपोर्टिंग करना, एविडेंस ऑब्टेन करना, डॉक्यूमेंटेशन करना। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है इंटरनल ऑडिट इश्यूज़ पे। तो सबसे पहले क्या, बेसिक ऑब्टेन नॉलेज अबाउट कंपनीज बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट, परफॉर्म ऑडिट प्लानिंग, थर्ड आपका ये है कि गैदर इंफॉर्मेशन, फोर्थ है परफॉर्म ऑडिट चेक्स, उसके बाद है रिपोर्ट करना। अब
पहला तो हो गया परफॉर्म इंटरनल ऑडिट एंगेजमेंट। अब क्या है आपको कि स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग भी 2 स्टेज पे होती है। अब उसके पहले हमने कौन सा पढ़ा था, SIA 210, अब यहाँ पे SIA 370। रिपोर्टिंग बाय IA इन 2 स्टेजेस। एट एंड ऑफ असाइनमेंट स्पेसिफिक एरिया फंक्शन और पार्ट ऑफ एंटिटी ऑब्जर्वेशन। इसको नेक्स्ट व्यू में